बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुश-खुर्रम होंगे और रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और तमाम लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं नई नशिस्त के साथ। और आज का टॉपिक जब मैंने सुबह देखा या जब थोड़ी देर पहले मैंने देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं वो सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और आज के टॉपिक की खूबसूरती ये कि ये उन तमाम टॉपिक्स में से जो है ना एक मुनफरद टॉपिक है। जब हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं तो लगता है कि जो चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है या इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैं आज का टॉपिक देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज का टॉपिक है उम्मीद। अगेन एज यूजुअल हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब का। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा साहब का कि एज यूजुअल आज फिर हमारे साथ और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैंने आज सुबह सुबह एक लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें यह था कि हाल के बदहाल होने के अंदेशे के पेश नज़र हम मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं छोड़ सकते। तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इनलाइटेंड और बड़ा एक बिग हाईवे है हमारे पास इसके ऊपर सोचने के लिए कि मे भी वक्ती तौर पे हमें ऐसे लग सकता है, और ये होता है अमूमन, ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि यार हमारे प्रेजेंट सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है, और उसी सिचुएशन की बेस के ऊपर हम अपनी जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उनको भी बाज़ दफ़ा उनसे नाउमीद हो जाते हैं। तो नाउमीद नहीं होना चाहिए कि उम्मीद एक बड़ा रोशन पहलू है। वो आपकी तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ को जो है वो ब्रॉड करता है और आपको पॉजिटिव एनर्जीज देता है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक शेर जो है एज यूजुअल हमजा भाई से जो हमने चीज़ सीखी थी, एक शेर मैंने बड़ा आज लिखा, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब टूट गया सागर तो पीने का ख्याल आया, जब टूट गया सागर तो पीने का ख्याल आया, जब लुट गई जवानी तो जीने का ख्याल आया। तो यहाँ पे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, क्योंकि गाइस जो लोग टाइम गुजार चुकते हैं या अपने उस लाइफ के हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिकली या अप्लाइड प्रोडक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ उनकी कोचिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो आप लोग जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपके पास टाइम है, आपके पास कोचिंग सेशंस हैं, आपके पास लोग हैं जो गो टू पीपल हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये फोरम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका नाम ही तरबियत इसी वजह से रखा गया है कि हम मैक्सिमम एक दूसरे से सीखें। क्योंकि कतन इसका मतलब ये है नहीं कि मैं बेहतर हूं और वो मुझसे कमतर है, क्योंकि ये तो स्टॉप ऑफ लाइफ है। यहाँ पे जिंदगी जो है ना वो रुक जाती है कि जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर दें कि मैं बेहतर हूं और वो मुझसे बेहतर नहीं है। यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि हम सब मिलके बेहतरी तलाश करें और उस बेहतरी को कलेक्टिवली आगे रोल ऑन करें और लाइफ के अंदर उससे बेनिफिट लें। तो मैं तमाम यंगस्टर्स से जो कि आज हमें ज्वाइन करें उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने सवालात पूछें, अपना जो जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करें, जो भी अंदर आपकी चीज है उसको बाहर लेके आए ताकि उसकी रहनुमाई की जाए। हमारे पास बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको जो ना अच्छी गाइडेंस देंगे, और स्टिल वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड। और एक और चीज मैं सर अतर के पास जाने से पहले, कि हमेशा सर अतर कहते हैं कि द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या किसी भी शख्सियत का अंदाजा उसके इर्द गिर्द के लोगों से होता है या उसके इर्द गिर्द के लोगों के ऑरा की वाइब से होता है। लेकिन एक चीज जो मैंने पढ़ी हो जिसने मुझे बड़ा हिलाया, कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी या किसी इंसान की शख्सियत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो तन्हाई में क्या करता है। तो दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न कि हम तन्हाई में क्या करते हैं। दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, अदरवाइज वी कैन पोर्ट्रे व्हाट वी वांट टू बी। तो सर आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि हम ये कहते हैं कि जी के दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, इसका वाकई असर होता है हमारी लाइफ पे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद ही करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और बखैर खूबी अपने घरों के अंदर होंगे। मैं आपकी बात को दो तरह से लेकर चल रहा हूँ। एक तो कुरान पाक की आयत के ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा तो मज़हब शुरू ही यहीं से होता है कि किसी भी लिहाज से हमने नाउमीदी को अपने पास नहीं आने देना। और जो आपने कहा कि तन्हाई वाली बात, वो वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा था
कि जी कब्र में हमारी कैसी हालत होगी। उन्होंने कहा कब्र में आपकी वही हालत होगी जो आपकी तन्हाई में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके ऊपर चेक है कि आपकी तन्हाई में जो हालत होगी वही आपकी कब्र में हालत है। तन्हाई क्या है? वो आपको रिमाइंड कराती है आपका पास्ट, जो आपने को गलतियां कुताहियां की होती हैं, उसके ऊपर आप रिपेंट कर रहे होते हो या उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो इस लिहाज से तन्हाई वाली बात हुई है। अच्छा, बाकी जो रह गई है कि नाउमीदी, ये मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कहते हैं किसी कौम को डुबोना होना तो उसके अंदर से उम्मीद निकाल। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। आप अपनी पूरी जिंदगी देख लेंगे, जब हम छोटे थे तो वालिदैन कहते थे कि पढ़ेगा लिखेगा मेरा बेटा बड़ा होगा। फिर उसके बाद हम 5वीं में पहुंचे, इसी तरह हम 10th में, मैट्रिक में, एफएससी, जो भी अपनी यूनिवर्सिटीज में गया। ये तमाम चीजों के पीछे क्या फैक्टर था? उम्मीद का पहलू था। उम्मीद थी तो हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसको तो मैं, वो जो आपने अभी बात की महावरतन की, अगर हमने इसको अपनी लाइफ से निकाल दिया तो वी आर ए डेड नेशन। लेकिन अलमिया पता क्या है? मैं किसी जगह पढ़ा था कि टू मैनी ऑफ अस डाई एट द एज ऑफ 30 बट दे आर बरीड एट द एज ऑफ 80। अब इस फिक्रे के अंदर बहुत बड़ी फिलोसफी है। मतलब मेजोरिटी ऑफ अस डाई एट द एज ऑफ 30। 30 किसकी एज है? एक हमारे नौजवान की एज है। वो अगर उस एज में डेड उसकी हो जाती है तो उसके बाद वो बाकी के 50 साल जो है वो सिर्फ बरी होने के लिए जिंदा रहता है। इसका मतलब है कि हमारे नौजवान के अंदर से वो उम्मीद का पहलू जो है वो छीनने की कोशिश की गई है, छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वो एक डेड लाइफ को गुजार रहा है। बज़ाहिर देखने में वो जिंदा लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी वो अपने आप को तदफीन के लिए बढ़ा रहा है। इसलिए मैं तो इसको इस एंगल से लेता हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, जब भी खुदा न खास्ता आती, देखो दुनिया में जब इंसान आता है तो सारी चीजें तो उसके मुताबिक नहीं होती। मैं एक जगह किसी जगह पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आया तो कम से कम उसके सामने 1000 लोगों का मजमा था। उसने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है? तो एवरीबॉडी रेज्ड हिज और हर हैंड। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने मसलों का हल चाहते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा अच्छा, यहाँ से ना कोई 100 मीटर 200 मीटर एक जगह है जहां पर सारे लोग लेटे हुए हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। आप में से कितने लोग उस जगह पे जाना चाहते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा वो जगह कब्रिस्तान है। अब आप में से कौन जाना चाहता है? किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। मतलब दुनिया में जब आप आए हैं तो आपको मसाइल तो आएंगे, आपके सामने मुश्किलात तो आएंगी। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इन मुश्किलात से ना गुजरा हो। आती है मुश्किलात, उनको बंदा दूर करता है। क्योंकि ज़ाहिर है, मतलब इसका मैं इसको यूं इसको लेता हूँ कि जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, फॉर गॉड सेक सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाउमीदी में पहले भी शायद किसी और रेफरेंस से मैंने जिक्र किया था कि जब नाउमीदी आती है, सोच आती है, तो इंसान सबसे पहले आइसोलेट होता है। आइसोलेट होने के बाद वो फिर खुदा ना खास्ता वो सुइसाइड की तरफ जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन लोगों के साथ में जो आपको अच्छा महसूस कराएं और आप उनकी कंपनी के अंदर जो है वो अच्छा महसूस करें। वो कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ, इट इज व्हाट वी हैव इनसाइड व्हिच वी लेट इट डाई। ये वाली ट्रेजेडी हमारे अंदर ना, कि लाइफ की ट्रेजेडी तो डेथ नहीं है। इसलिए ना उम्मीद होना, मैं कहता हूँ कि ये बीइंग मुस्लिम होने के नाते से और लाइफ के वाले से भी हमारे नौजवानों के अंदर ये किसी सूरत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी जो आपने बात की कि ये मतलब लोग बड़े लकी हैं इस लिहाज से कि जैसे आप बता रहे थे या कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसी मेंटोरिंग नहीं मिली थी। हमने हालातों वाकया धक्के खाए या किसी ने कह दिया, या एक ही ट्रेंड था कि ये डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, दूसरा कोई एस्पेक्ट हमें बताता ही नहीं था। अब आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखें, इतनी ज्यादा निकली हुई है, लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज मैं ये कहता हूँ कि आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी परसिस्टेंसी है और आपकी परसेवरेंस है। वो नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा, उसने कहा था कि मेरी कामयाबियां जो है, मेरी सक्सेस ना देखो, बल्कि ये देखो मैं उन सक्सेस को हासिल करते हुए कितनी दफा गिरा हूं मैं, वो मेरे गिरने को देखो। वो एक उम्मीद थी जिसके बेस के ऊपर इतने ज्यादा उसने वाला काम किया। तो ये जो तकालीफ तो लाइफ के अंदर आती हैं, और इन तकालीफ के ज़ेन को रखते हुए अगर हम अपनी नाउमीदी छोड़ दें तो कोई ये तो मतलब क्या उसे कहना, मकसद से फरारियत है, लाइफ से फरारियत है। वो किसी ने कहा था कि लाइफ गिवन बाय अस नेचर शॉर्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। लाइफ तो देखिए जी हमारी कोई 60 साल बनती है, वो दिनों में गिना जाए तो 21,900 दिन बनते हैं। तो है तो बड़ा शॉर्ट स्पैन है,
तो ये शॉर्ट स्पैन को आपने इम्पैक्ट कैसे करना है, जाहिर है इस उम्मीद के साथ। तो मेरा जो सुनने वाले लोग हैं सबको मैं ये कहता हूँ कि खुदा ना खासा जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। वो कहते हैं कि वो मुझे फिर एक याद आ रहा है, इट इज नॉट दी क्या उसे बोलते हैं, साइज ऑफ द डॉग इन फाइट, इट इज दी साइज ऑफ द फाइट इन डॉग्स इन साइड। जो आपको, अगर आप जिस महाज पे लड़ रहे हैं, आप उसकी जो लड़ाई का साइज है उसको अपने जेहन में रखते हैं, वरना कुत्ते तो मतलब कुछ खूनखार भी हो सकता है, लेकिन बाद अगर उसके जेहन में खौफ आ गया तो वो तो नहीं लड़ाई कर सकता। तो उम्मीद के साथ जो मैं ये वाली मैंने आपको मिसाल दी, इसकी मेरे देने की मेन वजह ये थी कि नाउमीदी कब आती है, जब इंसान के अंदर खौफ आता है। तो अपने अंदर के जो एक खौफ का भूत है ना, उसको हमने तोड़ना है। और वो उसी सूरत में टूटता है कि जब आप अपने कुलीग्स के साथ शेयरिंग करते हो, उनके साथ बात करते हो। लेकिन अगर आपने आइसोलेशन में हो गए और आपने कहा कि जी मैं बस अब मेरा तो रास्ते ही खत्म हो गए, मैं अब दुनिया से खत्म हो गया, तो ये वाली बात जो है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे देगी। क्योंकि खौफ के अंदर वो कहते हैं एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब वो पैदा होता है, तो जब वो आपके ब्लड के अंदर चलना शुरू करता है, तो वो आपके अंदर का जीनियस उसको मार देता है। यू बिकम डम एंड डेफ, जिसे कहना चाहिए कि आपके अंदर एक खौफ का पहलू आ गया। तो खौफ का जब पहलू आ गया तो उसने सबसे ऊपर आपकी अटैक करना आपकी उम्मीद के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इस चीज को वाइंड अप करता हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता, तो घर में आपके मौजूद वालिदैन, आपके बहन भाई या आपके उस असातिज़ा या इवन आपके अच्छे दोस्त, उनसे ज़रूर शेयरिंग करें। क्योंकि जब ये आप कैथारसिस निकालते हैं या कोई ऐसा खौफ निकालते हैं, तो कोई ना कोई आपको उम्मीद की एक किरण जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मिलती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने बताया कि आपको शेयरिंग करनी चाहिए, इससे जब आपके पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द होंगे तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव होप देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की कि मैन डाइज ट्वाइस इन लाइफ, एक 30s पे मरता है और वो बड़ी 50s में होता है। तो हमजा भाई, आई नो कि यू विल सेट अ वेरी गुड बेस फॉर दिस इंट्रो ऑफ उम्मीद। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको भी जरा हाईलाइट करिएगा। जी, डॉक्टर जदून, डॉक्टर अतर एंड एवरी पार्टिसिपेंट, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और यही उम्मीद जो है, इसी से दिन का आगाज होता है कि दिन अच्छा गुजरेगा और उसी उम्मीद के साथ जुड़े हुए हम वक्त गुजार देते हैं। डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सेटल डाउन द बेस फॉर द टॉपिक। मतलब जो मैं फॉर्मेट हमारे प्रोग्राम का बन चुका है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। लेकिन उससे पहले आपने जो 2-3 बातें हुई, मैं उनके ऊपर सिर्फ इज़हार ख्याल करना चाहूंगा। एक तो वो बात हुई ना जलवत और खलवत की, कि जाहिर की जिंदगी और कमरे की या तन्हाई की जिंदगी। तो वो कहते हैं कि जलवत और खलवत यानी जाहिर की और छुपी हुई जिंदगी अगर एक हो जाए ना, तो फिर मजे, वो नहीं मजे मजिया तो जिंदगी में फिर मजे आ जाते हैं, यानी कि जिंदगी पुरमस्त हो जाती है, जिंदगी जो है वो बेधड़क हो जाती है, जिंदगी जो है वो एक बहते हुए खूबसूरत दरिया की मानिंद हो जाती है, जो बस यूं ढलता जाता है मुख्तलिफ शक्लों में और आगे बढ़ता जाता है। सो यस, जलवत और खलवत की जिंदगी एक ना हो तो फिर रोने ही रोने और फिर परेशानियां ही परेशानियां। वो बिस्तर मर्ग पे कहते हैं कि इंसान को माजी सबसे ज्यादा याद आता है। जवानी में इंसान तन्हाई में होता है ना, तो उस तरह और बात होती है, लेकिन बिस्तर मर्ग पे माजी सबसे ज्यादा याद आता है। और उस वक्त वो जलवत और खलवत के दरमियान जो तफरीक होती है, वो ही ज्यादा तंग कर रही होती है। एनीवेज, तो उम्मीद की बात हो रही है, तो वो एक गाना है बड़ा पुराना कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सो वो आई होप के डॉक्टर अतर को ज्यादा अच्छा लगा होगा। एग्जैक्टली उनके जमाने का गाना है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन विद द उम्मीद। उम्मीद बेसिकली, इफ आई जस्ट सेटल डाउन द बेसिस ऑफ इट, ये ज़हन की एक रोशन कैफियत का नाम है। ज़हन सोच की एक पुररंग हालत का नाम है। ये सोच की उस हालत का नाम है जिसमें इंसान की आरज़ुओं को हासिल करने की तवक्को जो होती है वो ज़्यादा होती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उम्मीद ज़हन की उस हालत का नाम है जब इंसान को अपने आरज़ुओं के पूरा होने पर यकीन हो जाता है, तो दैट इज़ फुल उम्मीद। कहते हैं ना, उम्मीद से है अमीन कि वो पूरे से फुल उम्मीद है। सो उम्मीद बेसिकली सोच का वो अंदाज है
जिसमें आप अपनी आरजुओं को पूरा करने के रास्ते और उस रास्ते पे चलने पर जिद्दी हो जाते हैं, मुस्सिर हो जाते हैं, तो आप, इसका मतलब है आप बहुत ही पुरुम्मीद इंसान हैं। अब यहाँ पे मैंने दो अल्फाज जो हैं वो जनरेट हुए हैं, एक हुआ है आरजू और एक हुआ है यकीन। सो उम्मीद होने के लिए आरजू का होना जरूरी है, और उम्मीद होने के लिए उस आरजू की तकमील का, उसके मुकम्मिल होने का यकीन होना जरूरी है। इसका मतलब है कि उम्मीद जो है वो आरजू की मौजूदगी और उस आरजू की तकमील या मुकम्मिल होने की यकीन से पैदा होती है, या उम्मीद के पैदा होने से ये दो काम होते हैं। इसके ऊपर खैर बात हो सकती है ना। आरजुओं को आप मकासद कह लें, आरजुओं को आप ख्वाहिशात कह लें, आप तमन्नाएं कह लें, वो उम्मीद को जनरेट करने का, उम्मीद जनरेट उन वजह से होती है। आज अपनी आरजू मार लें, आप की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि मायूसी जो है वो यकीन की गैर मौजूदगी का नाम है, मायूसी जो है वो आरजू की गैर मौजूदगी का नाम है, यकीन जो है वो किसी आरजू को पाने के लिए जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे ना चलने की जो जिद है उसका नाम मायूसी है, और उस पर चलने की जिद जो है वो उम्मीद है। वो हमने वो सुनी भी है ना कहानी के अंगूर खट्टे वाली के, ट्राई ट्राई अगेन, आप कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। जहां आपने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो इसका मतलब आपने उस आरजू के मैंने ये अंगूर खाने हैं उसके ऊपर चल, उसको पाने के लिए जो छलांगे मारनी थी, वो छलांगे मारने के ऊपर यकीन आपने छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। सो यकीन की गैर मौजूदगी मायूसी का सबब है। उम्मीद की अगर अहमियत की बात करें तो इस्लाम में तो डेफिनेटली कुरान में जा बजा उम्मीद और खुदा के ऊपर एतमाद और यकीन के ऊपर काफी आयात हैं, लेकिन दुनिया के तमाम रिलीजन्स के अंदर उम्मीद इज वन ऑफ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी में देयर आर 3 वर्चुअल थियोलॉजिकल वर्च्यूज, यानी कि 3 दीनी वो कहते हैं ना अच्छे अमाल हैं। उन 3 दीनी अमाल में से एक है फेथ, एक है लव और तीसरा है होप। सेम विद एवरी रिलीजन। आप अगर देखें, यू जस्ट गेट बैक टू द टाइम ऑफ हजरत मूसा, तो हजरत मूसा ने उम्मीद जगा दी थी एक कौम के अंदर कि तुम मजालिम से निकल सकते हो। तो उम्मीद ही, वो उम्मीद जागी थी एंड द पीपल वेंट ऑन। हजरत इब्राहिम के जमाने में, हजरत नूह के जमाने में अफराद में एक उम्मीद जागी थी कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और उम्मीद जो है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना पैगाम लेके आए तो एक उम्मीद जागी कि हम सही रास्ता और हक और सच्चाई को तलाश कर सकते हैं, सच्चाई हमें मिल सकती है। उस उम्मीद के साथ उस रास्ते के ऊपर वो चल पड़े, और वो यकीन था कि नहीं हमने पाना है। तो एक लफ्ज मैं और ऐड करूंगा, दैट इज एतमाद। तो आरजू, यकीन, एतमाद, ये 3 अल्फाज जो हैं ये उम्मीद के लिए एक बहुत ही वो यानी उम्मीद की अज्जाए तरकीबी में इन 3 अनासर का होना लाजिमो मलजूम है। और इनकी कमजोरी उम्मीद की कमजोरी है, और इनकी गैर मौजूदगी उम्मीद की गैर मौजूदगी है। मैं आखिरी बात करूंगा और उसके बाद मैं सेंड इट ओवर टू यू। वो ये कि 2 अल्फाज हैं अंग्रेजी में, एक होता है उम्मीद जिसे होप कहते हैं, और एक लफ्ज होता है उसे ऑप्टिमिज्म कहते हैं। सो जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इन 2 अल्फाज में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि जो होप है उसका ताल्लुक प्रैक्टिकलिटी से होता है, तो वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। जबकि ऑप्टिमिज्म का ताल्लुक एक फेथ और एक यकीन और एक वो ना सेल्फ ओपिनियन से होता है, सब अच्छा होगा, दैट इज ऑप्टिमिज्म। कैसे अच्छा होगा, दैट इज उम्मीद। ओवर टू यू। आई थिंक दिस जो लास्ट आपका डिस्क्रिप्शन है दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑप्टिमिज्म होना और आपका जो होपफुल होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली अगर देखता हूँ कि एवरीवन इज मोर ऑप्टिमिज्म अबाउट द लाइफ कि ये चीज़ हो सकती है और वी कैन सी दीज थिंग्स अराउंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए जब तक हम पॉजिटिव होप्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी या अपनी जो जितनी भी एनर्जीज हैं उनको अलाइन नहीं करेंगे तो वी कांट गेट रीच टू दैट, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक के जो लोग नहीं कुछ करना चाहते तो उनके लिए तो हर चीज ही अवेलेबल है, लेकिन वो करना नहीं चाहते तो इसलिए समटाइम दे फील प्रॉब्लम
आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड टॉपिक वी कैन सिलेक्ट फॉर द डिस्कशन। मैं सर की तरफ जाऊंगा कि सर जब हम देखते हैं लाइफ को पॉजिटिवली तो हम देखते हैं कि हर तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं, हर तरफ उम्मीद है, हर तरफ दरवाजे हैं, हर तरफ दरीचे हैं। हमें ये चीजें चीज चीज से कह रही होती हैं कि आए हमारी तरफ, आए हमारी तरफ, हम आपको रास्ते देंगे। हम क्यों नहीं जा सकते इन चीजों की तरफ? देखो शहजाद, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं अली की बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा कि उम्मीद का दूसरा नाम है ही पॉजिटिविटी है। जब आप ना उम्मीद होते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में जो चीज निकलती है वो अपॉर्चुनिटी है। ये मेरी बात याद रखें कि जब इंसान ना उम्मीद होता है तो सबसे पहले वो जो चीज अपने आप से वो जुदा करता है वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी जब उसकी जिंदगी से नहीं रहेगी तो वो पेसिमिज्म की तरफ आ जाएगा, यानी ऑप्टिमिज्म का हम उलट बोल रहे हैं। उसके बाद है कि वो जब ऑप्टिमिज्म उसके अंदर से नहीं होगा, वो अपनी सोशल लाइफ को छोड़ देगा। और जो एक अली ने बात की कि अल्लाह पे यकीन या तवक्कल, ये तवक्कल बहुत जरूरी है। और कहते हैं तवक्कल हमें कैसे आएगा? तवक्कल हमें उसी सूरत में आएगा जब हम तवक्कल वाले लोगों में बैठे। जाहिर है हमारा उठना बैठना उसमें होगा। अगर हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है तो हम वो सीरत पढ़ें हजरत उमर की या इस्लामिक हिस्ट्री या जो भी है उसमें करें। अच्छा, इसमें मेडिकली भी लोग बड़ा, मैं आपको इस हवाले से थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब आप नाउमीदी होती हैं तो मेडिकली 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। जब आप किसी चीज से अपने रवैयों से कह लें या सोसाइटी से कह लें नाउमीद होते हैं, तो या नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, बल्कि इसको मैं नेगेटिविटी के वाले से लूंगा। जब आप नाउमीद होते हैं तो आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये आप आजमा के देख लें, उन लोगों को आप देखें कि जो, क्योंकि वो हर वक्त एक नेगेटिव सोच उनके अंदर आ रही है, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा उनका जिसे हम कहते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टोमिक, वो उनका काम नहीं करता। वो हर वक्त एसिडिटी की एक कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि हर वक्त वो एक थिंकिंग के हवाले से रहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये स्टडी किया कि जो लोग इस नेगेटिविटी में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त किसी ना किसी रंग में ना जा वो नेगेटिव लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये 3 चीजें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव हो चुकी हैं कि जिनके अंदर ब्लड प्रेशर का, इम्यूनिटी का, और उसके साथ मैंने आपको बताया कि ये स्टोमिक का प्रॉब्लम होता है। देखिए बात यह है कि जिंदगी रो के गुजार लो या हंस के गुजार लो, जो अली ने भी बात की है। जिंदगी में हमने कबूल करना नहीं सीखा हुआ। अगर हम कबूल करें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कि हम मतलब हम ये कहते हैं ये वाकया मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं कई लोगों को कहता हूँ जब कभी हमारे पास आते हैं, कहते हैं यार मैंने उन्हें कहता हूँ खुदा ना खास्ता जिंदगी का जैसे कहना कि अनवांटेड को आपके साथ वाकया हुआ है, इसको बाकायदा लिखो कि ये वाकया मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसलिए इसको दूर करने के लिए, जैसे कहते हैं ना इंसान इंसान से जुड़ा हुआ है, इस तरह हमारी जरूरतें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो पॉजिटिविटी रखने के लिए हमें अपना रवैया जो है वो मुस्बत रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहते हैं लाइफ को 2 एस्पेक्ट से देखना चाहिए, एक आपका चॉइस के वाले से और दूसरा आपको कंप्रोमाइज के वाले से। चॉइस के वाले से क्या है, मैं सिगरेट पीता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीऊंगा तो जाहिर है मैं अपने आप को कैंसर की तरफ लेके जाऊंगा। इसी तरह मैं अगर जो चीज अपने तरफ लेकर आ रहा हूँ वो मुझे काम खराब कर रही है। और दूसरा, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी चीजें जब आप अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी, तो वो सबसे ज्यादा डैमेज आपको करती है। ये मैं बड़ी दफा इसकी मिसाल दे चुका हूँ। फर्ज करा आपने किसी शख्स को शाम को आपकी उससे मुलाकात होनी है, आपने दिन में सोचा हुआ कि वो आएगा तो मैं उसको ये बात कहूंगा। अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया सुबह 9 बजे, उस बंदे ने आना शाम को 4 बजे। अब वो जो बीच के 8 घंटे हैं वो आपने अपना सत्यानाश कर। तो जब आप अपने बारे में या अपनी तरफ, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप अपने हवाले से इस तरह सोचेंगे कि मैंने उसको फलां को ये कहना, वो इन रियलिटी आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो खुदारा ये नाउमीदी तो एक ऐसा, वो मैं रिसेंट भी किसी जगह पढ़ा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ना एक वो साइबर फोर्स या साइबर वॉर के नाम से एक बड़ा चल रहा है। उसमें क्या है कि उस मुल्क के इमेज को टार्निश कर दिया जाए, उसके इमेज को खराब कर दिया जाए। तो ये भी सोशल मीडिया के पाकिस्तान के हवाले से जो बात चलती है, तो हमें तो मेरा ख्याल है सीसा प्लाई की दीवार बनना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर नाउमीदी कहीं है भी है तो उसको किसी को जाहिर नहीं होना देना चाहिए। और इसमें वही वाली बात जो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि जैसे इंसान इंसान से जरूरतें हमारी जुड़ी हुई हैं, हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ओवरकम करने का तरीका यही है। अगर हम इसको नलीफाई करते हैं, और दूसरा मैंने आपको बता दिया तवक्कुल वाली बात, अदर देन दैट उस हवाले से, तो ये वाला फैक्टर्स है जो मिल मिला के हमें इस चीज से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू।
आई थिंक अगेन सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि बार बार सर का फोकस शेयरिंग पे, और मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, क्योंकि जनरली हमने ये देखा कि प्रोफेशनल लाइफ में या जब आप ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे टारगेट्स बनाए जाए, ताकि तमाम टीम इन्वॉल्वमेंट भी और तमाम टीम उसको ओन करे कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे you develop the good comradeship, you develop the positive hope, and you develop the competition within yourself. तो हम हर साल तमाम सुनने वालों को और सर अतर को और हमजा भाई आपको कि हम हर साल कोई ना कोई अपने ईयर को ना टैग देते हैं कि व्हाट इज द टैग फॉर दिस ईयर। 2020 को हमने न्यू होप्स का जो है ना वो टैग दिया था कि 2020 वुड बी द ईयर ऑफ न्यू होप्स। तो जब हम होप्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो द टीम कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया कि व्हाट होप्स मीन इज H for honesty, O for opportunities, P for positive attitude, E for evaluation and S for solution. So जब हम अपनी लाइफ के अंदर इन तमाम चीजों को देखते हैं तो everyone has a opportunity to have a choice or a chance. लेकिन अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे या हमारी होप्स बड़ी नहीं होंगी या हमारी होप्स रियलिस्टिक नहीं होंगी तो वी विल लूज दैट चांस। सो कमिंग बैक टू यू अली, के जैसे कि सर ने बताया कि हमें शेयरिंग भी करनी चाहिए और नाउमीद नहीं होना चाहिए, दैट इज द बेसिक थिंग दैट एवरीवन नोज। लेकिन फिर जब हम देखते हैं लाइफ के अंदर कि हमारे ऊपर हमारा एनवायरनमेंट डोमिनेट हो जाता है, उस एनवायरनमेंट को नलीफाई करने के लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में कि जहाँ पे हम पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी नाउमीद ना हो। ऑलराइट, सो आप अगर नाउमीदी से बचना चाहते हैं, वो चचा गालिब ने कहा था ना, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अगर आप इस कैफियत से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला हल तो है वो, डॉक्टर अतर आप लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि आप पुरउम्मीद लोगों के साथ बैठें, रोशन ख्याल लोगों के साथ बैठें। रोशन ख्याली का मतलब कतअन मेरा ये नहीं है कि वो ज़दा हो जाएं, यानी मगरिब ज़दा हो जाएं या किसी चीज़ के ज़दा हो जाएं। इसका रोशन ख्याली का बड़ा सादा मतलब ये है कि वो लोग जो ज़िंदगी में जो उनकी छोटी आरज़ुएं या बड़ी आरज़ुएं हैं, उनको हासिल करने में हमेशा ये यकीन रखते हो कि ये दिस इज़ पॉसिबल और इसका एक रास्ता मुतय्यन किया जा सकता है। सो कंपनी मैटर्स अ लॉट। सेकंड तरीका जो आपने सवाल किया, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एक ऐसा तरीका है जिससे जरिए ये इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और ये तारीख में भी हमने देखा, तारीख को अगर आप पढ़ें और आप अभी की एम्पिरिकल स्टडीज भी देखें तो साइकोथेरेपी हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर फोकस एंड टू इंक्रीज योर होपफुल थिंकिंग जो है। साइकोथेरेपी क्या है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप गूगल करें, इंस्टेड कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, आप गूगल कीजिए, साइकोथेरेपी ढूंढिए और हम किसी दिन बैठ के साइकोथेरेपी के ऊपर डिटेल बात कर लेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट था चार्ल्स श्नाइडर। चार्ल्स श्नाइडर, याद रखिए कि जब भी मैं किसी साइंटिस्ट का नाम लेता हूं तो मेरा मकसद सिर्फ एम्पिरिकली ये बताना होता है कि ये चीज मतलब सिर्फ हमें अपने आबाओ अजदाद या हमें तारीख में नहीं पता लगता कि उम्मीद की ये अहमियत है, क्योंकि आज की दुनिया में भी एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेट इस टॉपिक को किया गया है और उसमें हमारे जो चीजें हमने सुनी उनके ऊपर डेटा के साथ उन्होंने उसको एंडोर्स किया कि हाँ ऐसा है। तो चार्ल्स श्नाइडर जो है ये बेसिकली इन्होंने होप थ्योरी दी थी और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक्सपर्ट गिने जाते हैं। तो चार्ल्स श्नाइडर ने कहा था कि चार्ल्स श्नाइडर ने अपनी रिसर्च के बाद दो अल्फाज उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा इन दो चीजों से जिंदगी के तमाम पहलुओं पे असर होता है। अब वो दो चीजें क्या हैं? नंबर वन होप एंड नंबर टू फॉरगिवनेस, सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, माफ करने की जो आपका मिजाज है, माफ करने की जो आदत है। कहते हैं कि ये दो चीजें हों तो इंसान की पूरी जिंदगी पे इनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है। वो पूरी जिंदगी से मुराद है उनकी तालीम के ऊपर, उनके प्रोफेशन के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, इन चीजों के जो उनके काम के ऊपर जो है, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इन चीजों के पॉजिटिव असरात होते हैं, होप और फॉरगिवनेस। फिर चार्ल्स श्नाइडर ने ही फर्दर अपनी स्टडी को करते हुए ये भी समझाया कि होप के तीन, ये जो होपफुल थिंकिंग होती है ये पैदा करने के लिए तीन टैलेंट्स की जरूरत होती है। होपफुल थिंकिंग पैदा करने के लिए तीन टैलेंट्स की जरूरत होती है। अच्छा, पहले तो मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि होप का ताल्लुक
ऑप्टिमिज्म से नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट होप का ताल्लुक किन 3 टैलेंट से है? नंबर 1, you should have a goal. Number 2, you should have a pathway to reach to that goal. So if you do not have a pathway, you cannot have a hopeful thinking. And 3, the belief that you can walk on this pathway and you can reach to your goal. This belief matters a lot. So there are 3 tenets of hope. Number 1, goal. Number 2, pathway. Number 3, belief to walk on that pathway and reach to your goal. अगर ये 3 tenets होंगे तो आपके अंदर होपफुल थिंकिंग जनरेट होगी। सो अगर आप मायूसी से बचना चाहते हैं तो देखिए कि क्या आपके गोल्स हैं, और आप कहेंगे हाँ मेरे गोल्स तो हैं, हर एक के गोल्स होते हैं, लेकिन क्या आपके पास पैथवे है? और अगर पैथवे है तो क्या आपके पास बिलीफ है कि आप उस पैथवे पे चल सकते हैं? मुझे एक अमेरिकन मूवी याद आ गई, उस मूवी का नाम था सीज, राइट? उस फिल्म में दिखाया था कि एक टेररिस्ट ग्रुप होता है, वो एक अमेरिकन इमारत को अपने कब्जे में कर लेता है एंड सो ऑन। तो उसमें ना एक बंदा जुमला बोलता है, वो फिल्म का तकरीबन एंड होता है, वो फिल्म का विलन होता है बेसिकली, लेकिन उसका जुमला बड़ा हीरो वाला होता है। वो जुमला ये है कि वो अमेरिकन को बोल रहा होता है, कहता है यू अमेरिकन्स बिलीव दैट मनी इज पावर, यू अमेरिकन बिलीव दैट मनी इज पावर, बिलीफ इज पावर। It's a beautiful sentence. Yes, belief is power. Now, moving further, मैंने आपको 3 talents दिए। अब मैं because I don't want to consume all the time with my chat or my chatter box, इसको मैं forward up करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा तो मैं आपको 3 अल्फाज से मुतारिफ करवाऊंगा। दैट इज, एक होती है होपफुल, एक होती है होपलेसनेस, और उसके बीच में एक चीज होती है उसे स्केप्टिसिज्म कहते हैं। तो मैं एक आपको होप की 2-3 किस्में जो हैं अभी गपशप चलेगी तो मैं I'll explain। जी चलिए। I think this is again a very good pathway, जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके पास गोल हैं, आपके पास pathway defined है, और आपके पास जो belief है, that is very important thing that will lead towards the end। और जहाँ पे personally again मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम तमाम लोग जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं या जो है बाद में भी देखेंगे, हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे ये pathways खुद डिज़ाइन करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान कि अपनी जो एक चीज़ का अप्रोच प्लान होता है, या उसके जो टारगेट्स ओरिएंटेशंस होती हैं, या जो उसकी ओवरऑल मूवमेंट्स प्लान होते हैं, वो दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम उन सक्सेसफुल लोगों से वो चीज़ें सीख के उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को कस्टमाइज़ करके अपना प्लान चार्ट आउट करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिलीव के बाद है वो ओनरशिप है। अगर ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद मेरे पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, ओनरशिप डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी होप्स के साथ भी, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ओनरशिप, जब हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी ओनरशिप लेंगे, तो प्रॉबेबली इट्स माय बिलीव कि वी विल गेट अ सक्सेस, और वी वुड बी क्लोज टू सक्सेस, दैट आई कैन से ओवर हियर। तो मैं सर आपकी तरफ जाता हूँ कि जैसे मोस्टली हमने ये देखा कि बाज़ दफ़ा हम सुपर एम्बिशियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम सोचते हैं लो ये नौकरी, लो ये काम, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में आया ही इसलिए हूँ कि कल जाकर किसी कंपनी का सीईओ या मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर लगूंगा, या मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लगूंगा। तो इस होप्स के बारे में आप, जो इस तरह की जो होप्स डेवलप होती हैं, इनके बारे में आप स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे कि इनका प्रैक्टिकल रियलिटी से कितना जो है वो कोरिलेशन है सर? अच्छा जदून, मैं इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। अगर ये स्टूडेंट को आगे ऐसा देखता है तो वो फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो हमने वो ड्रीम्स की बात की थी, कहते हैं ड्रीम्स वो नहीं है जो आप दिन को देखते हैं, बल्कि ड्रीम्स वो हैं जो आपको जगाते हैं। ये मैं इसको ना 2 एंगल से देखता हूँ कि ये आपकी विश बोन है कि अपने आप को आप बड़ा देखते हो कि हाँ मैंने लाइफ के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव बनना, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मतलब ये इसमें कोई, दीज आर ऑल द विश, जिसे कहते हैं कि आपकी ख्वाहिशें हैं। लेकिन ये जो आपकी ड्रीम्स और ये होती हैं, क्या नाम है जिसका आपने अभी जिक्र किया, इनको मैं विश बोन का नाम देता हूँ। लेकिन दीज विश बोन मस्ट बी सपोर्टेड बाय बैकबोन। अगर आपके वाकई ऐसे ड्रीम्स हैं कि आपने स्टूडेंट में आना और आप अपने आप को अच्छा देखना, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वन शुड रियली उनको देखना चाहिए। लेकिन बात मैंने क्या की कि आपकी ये जो विश बोन है, दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय योर बैकबोन। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो जाहिर है फिर वो उसमें आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब अगर जो मैं
कोई बंदा बड़ा बनना चाह रहा है तो वो अर्ली राइजर बने। लेकिन आप में से मेजोरिटी, हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम में से बहुत कम लोग हैं जिनको 5 बजे उठने की आदत है। तो जब आपकी ऐसी विश हो ना, तो फिर आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे देखता है तो फिर वो वे फॉरवर्ड जो ने आपको बताए हैं कि वो अपना वे, बल्कि इंटीरियर को मैं यूं कहता हूँ कि जब आपकी बेटर अवेयरनेस होती है तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलते हैं। वो 5 AM क्लब में वो रॉबिन शर्मा लिखता है कि इंटीरियर में आपकी 4 चीजें हैं। आपका माइंड सेट है, आपका हार्ट सेट है, आपका सोल सेट है, और एक गालबन शायद हेल्थ सेट है। ये चारों आपकी जो है वो इंटीरियर आपकी, उसको जिसे कहना चाहिए, प्योरीफाई करती है। तो सबसे पहले आप अंदर से ठीक होंगे तो आप बाहर से खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वो वासिफ अली वासिफ की मुझे एक बात याद आ रही है, जो अभी आपने हालात के हवाले से ही, कोई एक बंदा उनके पास आया, बड़ा नाउमीद सा आगे बैठा है, कहने लगा जी मुल्क के हालात बड़े खराब है। तो उन्होंने से कहा तुमने खराब किए? उन्होंने कहा नहीं। कहना मैंने खराब किया? उन्होंने कहा नहीं। कहता चाह पीते जा। मतलब जो चीज हमारे बस में नहीं है हम उसके बारे में क्यों सोचें, जो हमारे बस में, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जितनी वो किसी स्टूडेंट के वाले से आपने मेरे से बात की है, देखो इसमें मैं वो कहते हैं कि जब आपका बिलीफ किसी चीज के ऊपर हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बड़े ऐसे लोग मिसालें देते हैं कि जब आपके जिंदगी में कोई मकसद हो या आपकी तलब सच्ची हो, तो कहते हैं कच्चे रास्तों में भी लोगों ने पगडंडियां बना ली हैं। मतलब वहां से लोग गुजरते रहते लेकिन वहां से गुजरना शुरू हो गए। तो जो भी को आपकी ऐसी आदत होती है ना, खुदा ना खास्ता जो बुरी आदत के वाले से मेरे जहन में आ रहा है, तो वो 22-22-22 का एक फार्मूला देते हैं कि पहले 22 दिनों में जिस आदत से आप छुटकारा चाहते हैं, मतलब मैं फिर वो पहले भी शायद एक दो बार बता चुका था कि रमजान के महीने के रोजे दी बेस्ट फॉर्म है जिसमें आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कर सकते हैं। कहते हैं पहले 22 दिनों में वो जो बुरी आदत है वो डिस्ट्रक्शन होती है, उसकी तबाही होती है। और अगले 22 दिनों में जो आपने आदत लानी होती है उसकी इंस्टॉलेशन होती है। और अगले 22 दिनों के अंदर इसकी फिर इंटेग्रेशन होती है। तो ये अगर जेन में बंदा रखेंगे, और इसमें फिर वो भी बात की आपकी डिटर्मिनेशन आएगी, आपकी परसिस्टेंसी आएगी, आपकी परसेवरेंस आएगी। अगर ये 2-3 चीजें नहीं है तो ये 66 दिन क्या, फिर आपको 6000 दिन भी मिल जाते, यू कैन नॉट डू इट। तो मैं, मेरा नहीं ख्याल के स्टूडेंट जो की आपने जो बात की, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को हमें हर लिहाज से बकअप करना चाहिए कि वाकई उसने ये ख्वाब देखा है। हमारे यहाँ पे उलट हिसाब है कि हम, जैसे वो पहले मैं बताया कि हम तो लोगों का गुमान खराब करते हैं। कोई ऐसी बात करते हैं तो हम उसको आगे से ये कहते हैं कि मैंने पायलट बनना है, शक्ल देखी अपनी। वो बेचारे का जितना एक वो बना होता है वो वहीं पे मॉरली वो डाउन हो जाता है। तो बीइंग जितने लोग हमारे सुन रहे हैं, मतलब जाहिर है वो भी इस प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, उन्होंने भी आगे बढ़ना, तो दे मस्ट एनकरेज ईच अदर। देखना लाइफ है ना, सबने इकट्ठा यहाँ पे रहना। तरतीब आने की भी एक जैसी है, जाने की जो है हर की बकरी बकरी है। हर बच्चा जो है वो एक ही, तकरीबन एक ही, जैसे कहना कि क्या मैं वो कहना चाहता हूँ कि जाने की तरतीब जो है वो फर्क है। आते सारे वो छोटे ही है, लेकिन जाने वाला कोई बड़ी उम्र में चला गया, कोई छोटी उम्र में चला गया। तो जो छोटी सी लाइफ है इसमें किसी का मान ना खराब करें, किसी का गुमान ना खराब करें। और यकीन जाने के जब आप एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर देखिए इसमें वही वाली अली वाली बात को मैं लेके चल रहा हूँ कि अच्छे लोगों का आपके साथ होना। जो नेगेटिव जेन के लोग होते हैं, खुदारा उनकी तरफ से ऐसे दूर हो जैसे बंदा बौले कुत्ते से दूर रहता है, क्योंकि उनकी वाइब्स आपके ऊपर किसी ना किसी रंग के अंदर जो है वो असर करती हैं। तो ऐसी ख्वाहिश का रखना, मैं तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है उसके अंदर ऐसी ख्वाहिश है तो मैं एम वेरी मच रेडी टू मेंटर इन लाइक दैट के लाइफ के अंदर कैसे बढ़ना है, क्या उसके लिए अचीवमेंट है, क्या क्या वो हर्डल्स आएंगी जिनको उसने कैसे दूर करना। तो आई विल रियली सलूट दैट बॉय। थैंक यू। आई थिंक बड़ा खूबसूरत सर ने यहाँ पे एक हमें मैसेज दिया कि किसी का मान और गुमान खराब ना करो। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारी यूथ है इस वक्त हमें उनको मान भी देना और उनके गुमान को भी बेहतर करना। और ऑफ कोर्स तरबियत के इस सेशन का एक बड़ा पर्पस अच्छा, ये भी एक है। मैं वो अली शहजाद, मैं वो भूल गया, मुझे वो भी बात जिसने अली ने बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे तो उसमें एक दो एग्जांपल्स देने का मैं दिल कर रहा था कि आपने बड़ा बनना तो फॉरगिवनेस, इसमें ये इतना मुश्किल लाइफ का काम है कि मैं कभी कभी चंद ज़ाहिर लाइफ के अंदर आपके ऐसे मामला हो जाते हैं। तो ये फॉरगिवनेस जो इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हम पूरी दुनिया को दें, क्या कुछ उनके साथ दिया। और दूसरी वो नेल्सन मंडेला की एक मेरे ज़हन में बड़ी मिसाल आ रही है कि वो, आपने भी बड़ी दफा सुनी होगी कि जब वो सदर बन गया था कैद होने के बाद, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो दूर बैठा एक आदमी भी खाने का इंतजार कर रहा था। उसने अपने गार्ड्स को कहा इसको मेरे पास ले आओ। वो आदमी उसके पास आया तो उसने कहा जी तुम भी खाना हमारा, अपना खाना हमारे साथ खाओ। तो कहते वो पास बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे, खाना खा के वो चला गया।
तो उसके बॉडीगार्ड्स ने पूछा कि ये बंदा जो है बीमार लग रहा था, तो नेल्सन मंडेला ने कहा बीमार नहीं था, जब मैं जेल में था तो मेरे पे बहुत ज्यादा ये तशद्दुद करता था, और जब मैं नढाल हो जाता तो मैं इससे पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर यूरिनेट करता था। तो आज इसको यूं लगा कि आज अब मैं सदर बन गया हूं तो मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने इसको माफ कर दिया। और ये भी आपने इसकी मूवी में भी देखा, मतलब फ्रीडम, वो क्या उसका नाम है, पाथ टू फ्रीडम करके उसका नाम है, कि जब वो जेल से रिहा होता है तो उसकी बीवी जो थी वो कहती थी कि हमने बदला लेना। इतना ज्यादा इनका इख्तलाफ हुआ आपस में, इसने अपनी वो दूसरी वाइफ को भी फिर मीडिया पे आके इसने वो उसको डाइवोर्स किया कि मैं अब जो है ना माफ कर दिया मैंने सारी कौम को, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये ना बदला दो। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि इतना बड़ा किसी इंसान का दिल होना चाहिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स हम एक दूसरे को देने का हमारा यही मकसद होता है कि हम एक दूसरे से लर्न करने, और छोटी मोटी जो बातें हो जाती है इसमें माफ कर देने में बड़ाई, यार वही इंसान की बहुत बड़ी असमत है। बिल्कुल सही सर, माफ़ करने देने से हमेशा आपका ज़र्फ जो है वो ऊंचा होता है। अली भाई, मैं आपके पास आऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें यहाँ पे आपकी जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा रहनुमाई चाहिए कि मान और गुमान, ठीक है, ये एक बहुत बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मर्तब है जो कि आपके पास है। अगर आप बॉस हैं, आप टीचर हैं या आप बड़े हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं उनके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कुछ चीज़ों के ऊपर। तो हमें प्रैक्टिकली किस तरह इस मान को और इस गुमान को बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए? उबैद, हमजा भाई का माइक ऑफ है। जी, डॉक्टर अतर ने भी इसके ऊपर बात की और आपने भी दुरुस्त सवाल किया और दुरुस्त बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा देखा है कि इन लोग अपनी मायूसी का अजाला दूसरे को मायूस करने में ढूंढते हैं। मतलब एक जुमला है ना, मैं अपने बचपन में और अपनी जवानी में, अब तो उधेड़ उम्र की तरफ राग़िब हूं मैं, लेकिन अपनी बचपन और जवानी में मैंने ये जुमला इतना सुना है। हाँ, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे। जब मैं तुम्हारा जैसा था तो मैं भी यही सोचता था, जिंदगी तुम्हें बता देगी। क्यों? और वो अपनी तरफ से एक बहुत ही हिकमत की बात कर रहे होते थे, लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं होता था कि वो अपनी हार, अपनी मायूसी, अपनी नामुकम्मिल शख्सियत को पुर करने के लिए दूसरे को नामुकम्मिल करना चाहते हैं। और किसी को मायूस करना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उसको अधूरा कर दें, आप उसे नामुकम्मिल कर दें। क्योंकि इंसान की तकमील जो है वो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, यही तकमील का सफर है ना। आपको इस दुनिया में उम्मीद होती है कि अच्छाई का बदला अच्छाई है, एहसान का बदला एहसान है। आपको अगली दुनिया में उम्मीद होती है कि अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। आप फसल बोते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि दाना अच्छा, बीज अच्छा डाला है, फर्टिलाइजर अच्छा डाला है, जमीन का ख्याल रखा है तो फसल जो है वो बेहतर आएगी। आप लाइफ स्टॉक में उम्मीद रखते हैं कि आपका एफसीआर बेहतर होगा अगर आपकी लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट ठीक होगी, फीड ठीक होगी एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन, राइट? सो यस, आई मीन दिस हैपेंस अ लॉट। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि क्या किया जाए? नंबर वन, मीन व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप तमाम बुजुर्गों के ऊपर काम करना छोड़ दें, लेकिन आप उन शोबों को तो रिकॉग्नाइज करें जो नस्लों पे असर डालते हैं। वो किसी ने टीचर हायर हुए, उन्हें पढ़ाना नहीं आता था तो किसी ने कहा ये सीख जाएंगे तजर्बे से ना, पढ़ा पढ़ा के सीख जाएंगे। दूसरे ने कहा हाँ, तब तक ये को 10-12 नस्लें खराब कर चुके होंगे। सो आपको पहले तो उन शोबों को मुतय्यन करने की जरूरत है जो नस्लों पे असरअंदाज होते हैं। अब यहाँ पे बिफोर आई प्रोसीड, मैंने जिक्र किया था, देखिए, एक होता है होपफुल इंसान। होपफुल इंसान कहते हैं दो तरह के होते हैं। एक होपफुल इंसान वो होता है जो रियल होप के साथ जुड़ा होता है। रियल होप क्या होती है? जब होपफुल थॉट एक कमिटमेंट और एक पाथवे के साथ हो तो उसे रियल होप कहते हैं। और अगर एक होपफुल थॉट विशफुलनेस के साथ हो तो उसको फॉल्स होप कहते हैं, FALSE, फॉल्स होप, राइट? सो पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि रियल होप और फॉल्स होप क्या है। फॉल्स होप ये है कि आपकी होप है लेकिन आपके पास क्लैरिटी ऑफ पाथवे नहीं है, आपके पास विशफुल थिंकिंग है
ओ एंज हो जाएगा ते उंज हो जाएगा। ये जो नौसरबाज होते हैं ना, नौसरबाज जो आपको समझबाज से दिखाते हैं, वो बेसिकली आपकी होपफुल थॉट को विशफुल थॉट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप कहते हो अच्छा है तो बड़ी गल है, तो आप क्या होते हैं, फॉल्स होप का शिकार हो जाते हैं। रियल होप क्या है कि यू हैव अ होपफुल थॉट एंड यू नो यू आर कमिटेड एंड यू आर ओपन टू द रियलिटी ऑफ द पाथवे। फिर एक चीज होती है, उसको कहते हैं नो होप। नो होप जो है ये होपलेसनेस नहीं होती, ये स्केप्टिसिज्म होता है। व्हेन यू हैव रीजंस टू डाउट समथिंग, दैट इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म शक से है, और स्केप्टिसिज्म एक फिलॉसफी का एक पूरी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी की। इसके ऊपर पढ़ने वाले जो हैं, अगर ख्वाहिशमंद हो तो पढ़ें। स्केप्टिसिज्म इज वन ऑफ एन एरिया जिसमें डाउट के ऊपर बात होती है। आपके रास्ते के, एपिस्टेमोलॉजी इज एक्चुअली अ पाथवे टू नॉलेज है, तो उसके रास्ते के ऊपर डाउट्स के ऊपर बात होती है। तो स्केप्टिकल लोग वो होते हैं जो नो होप से जुड़े होते हैं, यानी उनके पास रीजंस होती हैं कहने की कि नहीं हो सकता, दे हैव रीजंस। लेकिन वो स्केप्टिकल लोग जिनके पास रीजंस नहीं होती एंड दे आर विशफुल, क्या हो ही नहीं सकता, मैनू तो नहीं लगता होएगा, दे आर विक्टिम्स ऑफ लॉस्ट होप। वो होप को लूज कर चुके होते हैं। सो रियल होप, फॉल्स होप, नो होप, लॉस्ट होप। और एंड पे वो लोग होते हैं जो होपलेस होते हैं, और होपलेस लोग वो होते हैं जो सरेंडर कर चुके होते हैं, जो सरेंडर कर चुके होते हैं, चाहे वो इन्फॉर्म्ड सरेंडर हो या अनइन्फॉर्म्ड सरेंडर हो, लेकिन वो हार चुके होते हैं। They are called hopeless people. Now, I get back. When I see professions like teaching, professions like any other professions, चाहे वो मिंबर, मस्जिद का मिंबर पे बैठा हुआ साहिबे इल्म हो, जिसे हम हजरत मौलवी कहते हैं, चाहे वो जाहिद हो, तो वो लोग जो होते हैं, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने इर्द गिर्द की दुनिया जो जिसको मैं देख चुका हूं आज तक, उसको मद्देनजर रख के ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ दो किस्म के लोग इन सफों में ज्यादा हैं, टीचिंग के सफ में, और खास तौर पर मैं टीचिंग की बात करूं, इसमें नंबर वन जो लॉस्ट होप के साथ जी रहे हैं, यानी दे आर स्केप्टिकल एंड दे डोंट हैव अ रीजन, दे हैव लॉस्ट होप। एंड सेकंड, सरेंडर्ड लोग, मतलब हार मान चुके हैं, और वो नई जनरेशन को वही हार मुंतकिल करके जा रहे होते हैं। इसी वजह से मैं दुख की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज में जरा सी वो खताबत आती जा रही है। इसी वजह से मैं अपने नौजवानों के अंदर मायूसी का तूफान देखता हूँ। ये यकीन जानिए, मेरा यंगस्टर जब 9वीं 10वीं तक होता है तो थोड़ा पुरुमीद होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है तो भी पुरुमीद होता है, अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तो भी पुरुमीद होता है, लास्ट सेमेस्टर तक जाते हुए सफों में सरेंडर्ड लोगों का, लॉस्ट होप लोगों का इजाफा हो जाता है, या उनमें से कुछ होते हैं जो विशफुल थॉट के मालिक हो जाते हैं। एंड दैट्स इट। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज आवर रिक्रूटमेंट सिस्टम डज नॉट फोकस द एटीट्यूड ऑफ होप in people who are going to build the generations. Over to you. आई थिंक बहुत गहरी बात कर दी आपने कि प्रॉबेबली हमें वो इदारे मुतय्यन करने चाहिए कि जो कि सोर्स क्रिएटर्स हैं। आई थिंक वी शुड टेक दिस एज अ टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट निशिस्ट एज वेल। मैं सर अतर आपकी तरफ जाऊंगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जिस तरह डिफरेंट लीडरशिप्स के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो एक लाइन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि होप इज एसेंस ऑफ लीडरशिप एज वेल। जैसे कि अली ने कुछ उसका पार्ट 1 बताया, और कुछ मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि हाउ इट इज ट्रू के जी होप इज एन एसेंस ऑफ लीडरशिप एज वेल। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, जो लीडर होप देता है वो फिर इंजन बन जाता है, और बाकी जो उसके पीछे डब्बे लगते हैं वो उसके फॉलोअर्स होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। जाहिर वो कौम को उम्मीद दिलाएगा तो लोग उसके पीछे लगेंगे, तो अगर वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा तो नोबडी विल टेक हिम एज अ लीडर। तो कोई टकी छुपी बात ही नहीं है। मेनी एग्जांपल्स कैन बी कोटेड इन दैट रिगार्ड के कायदे आजम की डिस्पाइट के मुसलमानों ने ही इतनी ज्यादा मुखालफत की थी, लेकिन हजारों लोग उनके पीछे क्यों लगे थे? कि उनको उम्मीद थी। वो उस उम्मीद के साथ, उम्मीद के पीछे उनकी एक डिटर्मिनेशन भी थी, तो वो लोगों ने उसको फॉलो किया। तो लीडर के लिए होप का एक होप ही, मैं कहता हूँ होप ही तो एक लफ्ज है जिसके बेस के ऊपर लोग उनके पीछे चलते थे। वैसे तो किसी को पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। एक उम्मीद ही है ना जो फ्यूचर हमें बता रही है कि हाँ जी हम लोग से जाती लड़ेंगे या हम अपना कोई मकसद हासिल कर लेंगे।
अगर लीडरशिप के अंदर से होप निकाल दी जाए तो फिर तो वो एक खाई है, एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके अंदर वो खुद भी गिरेगा, दूसरों को भी गिरेगा। मैं तो कहता हूँ ये बड़ा बुनियादी चीज है। अच्छा सर, यहाँ पे एक मैं आपके पास आता हूँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि ऑनेस्टली जिस तरह की अभी हमारी एक सिचुएशन चल रही है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज हैं कि आपको नहीं पता कि ये कोविड-19 क्या इम्पैक्ट करेगा पर्सनल लाइफ के ऊपर और आपकी जो इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स इट इज अ वेल प्रूवन फैक्ट कि चीजें बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही हैं हेल्थ वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। तो मैं ये देखता हूँ कि जो सबसे जो आपके जो छोटा तबका जो आपके साथ एज अ क्लास 4 लेबर काम कर रहा होता है, जो आपके वेयर हाउस के लिए लोग हैं या आपके वो जो आपके जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपकी आंखों में देखते हैं, वो आपसे सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ आपके चेहरे के ऊपर चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी आंखों के अंदर वो वाइब्रेशंस देखने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होने वाला है, क्योंकि शायद उनको वो लिबर्टी नहीं होती कि वो उस तरह का सवाल पूछ सके कि जी कि अगले महीने की तनख्वाह हमें मिलेगी, क्या ये कंपनी चलेगी, क्या ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ये कोविड-19 से क्या होगा। अपने अपने दायरे के अंदर तो शायद वो डिस्कशन करते हो, लेकिन वो हमसे ये जो आपके जो उनके सीनियर लोग होते हैं, जो उनके लाइन मैनेजर्स होते हैं या सुपरवाइजर, में भी उनसे ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते। तो मेरा यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी को इतना कंपोज रखें, क्योंकि क्राइसिस के अंदर ही होप देना जो है वो ट्रू लीडर का काम है। क्योंकि अगर वहां पे हम फंबल होते हैं, क्योंकि लीडरशिप की बहुत सी डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन हम अपने छोटे से कुंबे के भी लीडर होते हैं और हम अपनी कंपनी के भी एक लीडर होते हैं। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ जो लोग भी जिस पोजीशन में बैठे हैं और उनके नीचे जो लोग हैं उनको मोटिवेट रखें, उनकी होप को अलाइव रखें। अगर वो किसी भी सिचुएशन से उनकी होप अगर जो है वो मरती है या वो होपलेस होते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर। ओवर टू हमजा। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये तखसीस करना चाह रहा था कि मैंने जब कहा ना कि हमें होप दिलवाने वाले इन शोबों में अफराद नहीं मिलते, तो याद रखें कि अगर एक स्टूडेंट आता है ना यूनिवर्सिटी में, तो टीचर ये होप तो शायद दिलवा देगा कि नहीं नहीं तुम मेहनत करोगे पास हो जाओगे, तुम मेहनत करोगे डिग्री मिल जाएगी, तुम मेहनत करोगे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि नाइंसाफी खत्म होके रहेगी। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि हमारा वतन अगर गहराई में जा रहा है, डिच कर रहा है, तो इट विल गेट बैक, ये वापस ट्रेंचेस से इन चीजों से वापस आएगा। वो ये होप नहीं दिलाता कि जालिम ने एक ना एक दिन खत्म होना होता है। वो ये होप नहीं दिलाता कि लांदे ने ते खांदे ने ते लांदे भी नहीं, ये जमाना चला जाएगा। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि अच्छा लीडर मिल जाएगा। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि तुम एक कंट्रीब्यूटर इस माशरे के लिए हो सकते हो। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि एहसान का बदला एहसान होता है। वो ये उम्मीद नहीं दिलाता कि ईमानदारी सबसे बेहतर रास्ता है। वो ये उम्मीद भी नहीं दिलाता कि आप अगर हक के रास्ते पे हो, खुदा के साथ जुड़े हुए हो, तो खुदा तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। वो ये उम्मीदें बिल्कुल नहीं दिलवाता। सो आई जस्ट वांट टू तखसीस। जी डॉक्टर अतर, ओवर टू यू। नहीं, आपकी बात ठीक है। जो आपने इसमें बेसिक बात की है कि टीचर हमारे जितने भी आते हैं नॉट बाय चॉइस बाय डिफॉल्ट है, वो वाली बात के नई नौकरी मिली तो ये वाला काम करने। वो फिनलैंड में या पता नहीं किसी और मुल्क का, मुझे इसमें नाम नहीं याद आ रहा, कि वो वाहिद कंट्री है या फिनलैंड है जिसका निज़ाम तालीम सबसे अच्छा है। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है जिसे हम सख्त कहते हैं, वो टीचर के ऊपर है। वो वाली बात के उसने नस्लें, एक टीचर अगर बनता है तो वो 10 साल बाद अगर आपको पता चलता है कि वो टीचर नहीं रहा, तो 10 नस्लें तो खराब कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि बीइंग टीचर, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स की भी जो तरबियत है उसका भी कोई बहुत आला इंतजाम नहीं है। होती हैं लेकिन बहुत ही मतलब आप कहने के शॉर्ट ड्यूरेशन की है, लंबे अरसे के लिए। और ये जो शुरू के हमारी इंडक्शन होती है टीचिंग के लिए, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने नस्लें संवारनी है। और फिर इसमें एक और इख्तलाफ जो मैं अक्सर यहाँ पे देखता हूँ, जो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बात कहते हैं वो टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। ये एक बड़ा बड़ा इशू होता है। कोई इनको बात समझाने की कोशिश करते हैं, उस जहन में होता है या कम से कम मुझे तो अब इतना एक्सपीरियंस होता है कि जिसको फेस रीडिंग कहते हैं, अंदाजा होता है कि ये मुझे क्लास में बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन करने के बाद एहसास होता है कि यार इन्होंने इसको किसी और एंगल से लिया है। लेकिन हर क्लास में ये वेरी करता है। तो इसमें मेरा तो ये स्टांस है कि टीचिंग अगर आपने अपनी कौम की तरबियत करनी है तो टीचर की तरबियत करें। टीचर की तरबियत नहीं होगी तो मैं कासिम अली शाह साहब के साथ मेरा बड़ा लिंक रहता है। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो काम मुझे करना चाहिए, बड़ी दफा मैंने अपना वो जो यूट्यूब चैनल है, मैंने यकीन जाने कि 1 साल से मुझे कह रहे थे, लेकिन बस ऐसे इनिशिएटिव मैंने नहीं रहता।
ये काम जो मैंने किया है ये टीचर्स का करने वाला काम है, तो जाहिर है हजारों करोड़ों लोग उनके हाथों से निकल के जाते हैं, तो वो अगर ये वाली तरबियत को अपना हिस्सा बनाने तो वो बड़े कामयाब हो सकते हैं। और यकीन जाने कि वो उम्मीद के ऊपर जब भी मैंने उनके एक दो लेक्चर सुने, वो उम्मीद को आप यंगस्टर के कॉलेज में जाते हैं इसी चीज को लेते जाते हैं कि नाउम्मीदी नहीं करनी, क्योंकि जब नाउम्मीदी हो जाएगी तो आप जो काम भी करेंगे, इवन आप खाना भी खाएंगे भूख लगे हुए, वो खाना भी आप बेदिली से खाएंगे। तो काम तो बात की बात है, तो काम आपने कैसे करना है, जिसमें आपने मेहनत करनी है, जो आपकी बेसिक नीड है आप उसको भी तवज्जो के साथ देंगे। तो नाउम्मीदी तो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको हमें जन्नत से करना चाहिए, कमर बस्ता हम सब लोगों को होना चाहिए। जो हालात मुल्की चल रहे हैं, दुनिया का प्रेशर आता है, मुसलमान होने के नाते से, टेररिज्म के वाले के कि ये हम सब की एक बड़ी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को और अपने आप को डीमोरलाइज ना होने दें किसी लिहाज से, और अपना उम्मीद का दामन जो है वो हाथ में रखें। लेकिन सिर्फ दामन ही हाथ ना रखें, उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो मिसालें दी आपको कि मिसाल देने की बजाय अब हम में से हम लोगों को मिसाल बनना चाहिए। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इफ्ती साहब हैं, हकीम सईद हैं, ये वो लोग हैं जिनकी हमें लोगों को मिसालें देनी चाहिए, इनके कोर्सेज के अंदर हमारा शुमार होना चाहिए। इससे हमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी। तो जैसे हमने क्लाइव लाइट को पढ़ लिया या और उनके हीरोज को पढ़ लिया तो वो फिर नेशन ही हमारी ऐसी जाएगी। तो मेरा इसमें ये वाला स्टांस है कि सबसे पहले हम जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, अपनी एक एक नेगेटिविटी के ऊपर काम करना शुरू करें। वो नेगेटिविटी एंगर की है, वो नेगेटिविटी किसी के बारे में अच्छा गुमान ना रखने की है, हम आपस में आज आकर फैसला करें। हर एक को अपना पता होता है, बल्कि यूं होना चाहिए कि एक लिस्ट बनाएं अपनी स्ट्रेंथ की भी, अपनी वीकनेस की। वीकनेस को निकाल दे जाए, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। वी ऑलवेज मस्ट प्ले ऑन अवर स्ट्रेंथ नॉट अवर वीकनेस। और वीकनेस को जो मैंने आपको वो तरीका बताया कि डिस्ट्रक्शन होगी, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन के बाद इंटीग्रेशन होती है। इसको ऑटोमेटिसिटी, ये मेरा ख्याल अंग्रेजी में लफ्ज इसके लिए बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली भी 62 या 66 दिन के बाद वो आदत आपको बन जाती है। तो कौन सा हमें बंदा बैठा है जिसके अंदर नेगेटिविटी हर एक के अंदर होती है। हाँ, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो सकता है, किसी की 10 से स्टार्ट होगी, किसी की 10 में से 2 होगी। तो हर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी सेल्फ एजुकेशन कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं कि जिसमें आप अपने आप से आज वादा करें। जितने लोग हम बैठे हुए हैं, जितने लोग हम सुन रहे हैं, को अपनी एक बुरी आदत को आज के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, रूटीन लाइफ से निकाल देंगे। तो अगर हमें इसमें 1500 या 1600 लोग देख रहे हैं और हमारी आवाज उनके ऊपर इफेक्ट हो रही है, तो वो 1500 1600 लोग अपने घरों में जाके बात करते हैं, वो 4-5 हजार के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। ये मेरा तो यहाँ के लिहाज से आज एक बड़ा मैसेज है कि हमें प्रैक्टिकल बनना चाहिए और अपनी जात के ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए। दूसरों को बाद में देखिए क्या वो करते हैं, लेकिन पहले हम खुद तो ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्राम के जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है उससे जाने से पहले मैं 2 गुजारिशात करूंगा यहाँ पे। एक तो सर ने जैसे बताया कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, ऑनेस्टली सर उसके ऊपर बड़ी अच्छी जो है ना वो टॉक्स दे रहे हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कुछ उनसे गुजारिश है कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एटलीस्ट आप बैठते वक्त, खाते वक्त या किसी भी टाइम पे जब आपके ऊपर फुर्सत का टाइम हो तो आप अच्छी बात सुन सकते हैं। तो दूसरी एक और बात जो सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे की है कि हम तमाम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम अपना एक मेथोडोलॉजी बिल्डअप करें कि मेरे अंदर कौन से ग्रे एरियाज है या कौन से ऐसे नेगेटिव एरियाज है जिनको मैंने इम्प्रूव करना है। और अगर लेट्स से मैं आज उनको नेल डाउन करता हूँ तो मेरा 22 दिन के बाद, नेक्स्ट 22 दिन के बाद या नेक्स्ट 22 दिन के बाद उन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो 66 डेज वाली जो थ्योरी है, हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। हम देखते हैं कि हम उससे कैसे अपनी जो उन चीजों से रिकवर हो सकते हैं जो हमें हमारे लिए पोटेंशियली प्रॉब्लम है या पोटेंशियली प्रॉब्लम बन सकती है। हमजा भाई आपकी तरफ आते हैं दोबारा शो के अंदर जान डालने के लिए, स्टेज इज योर। और तमाम लोग बैठे हैं तो आप यू कैन पिक एंड चूज एंड आस्क द क्वेश्चन। ऑलराइट, मैं पिक करता हूं और फिर एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एक अतर साहब कर लें, डॉक्टर अतर कर लें, या आप में से कोई पूछना चाहे। सो लेट्स पिक द फर्स्ट स्टूडेंट, जरगाम अली। ऑलराइट, सो जरगाम अली, आप एक तो ये बताइए कि कोई अपना वाकया शेयर करना अगर आप चाहें, जब आपकी उम्मीद भर आ गई हो, उम्मीद पूरी हो गई हो आपकी, कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें और वो उम्मीद पूरी होने में आपको क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या आपने क्या किया कि वो उम्मीद पूरी हो गई। जी जरगाम।
सर राम साहब ने ऑडियो से ज्वाइन नहीं किया हुआ। ओके, चलें यही सवाल जो है ये हम अरसलान शबीर की तरफ ले जाते हैं। जी अरसलान साहब। थैंक यू सर। अगेन बहुत ही अच्छी निशिस्त का टॉपिक और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन की बहुत सारी चीज़ें। स्पेशली मैं आंसर करने से पहले कुछ चीज़ें ऐड ऑन तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जिस तरीके से सर अली ने बताया कि समटाइम्स जो है वो हर एक की ज़िंदगी के अंदर फॉल्स जो उम्मीद है, मतलब फॉल्स थिंकिंग आ जाती है जो रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो उसको ओवरकम करने के लिए किस तरीके से चीज़ों को जो है वो फर्दर हम लेके चल सकते हैं। इसमें एक मेरा क्वेश्चन भी है आंसर करने से पहले। समटाइम्स हमारी लाइफ में इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं कि हम इमेजिनेशंस के साथ चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारा होप का फैक्टर होता है समटाइम्स हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। और कुछ चीजें हमें जो जिस तरीके से सर अतन ने भी एड ऑन किया था कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है लोगों की तरफ से कि वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं आ रही होती। कुछ लोग जो है वो फॉल्स गाइड कर रहे होते हैं, रियलिटी की तरफ नहीं लेके आ रहे होते। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो तजर्बा है या जो हमारी जिंदगी हमने गुजारी है उसमें हमने ये गलती की है, आप इस गलती से सीखो। लेकिन जो दूसरा बंदा है अगर वो देख रहा हो कि नहीं मैं पुर उम्मीद हूं कि शायद मैं ये काम कर जाऊं जो कि आप नहीं कर सके, तो उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? आप सवाल का भी जवाब दे दीजिए, फिर डॉक्टर अतर से जवाब लेते हैं आपके सवाल सर। और जो सर आपका सवाल है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है कि मतलब कौन सा ऐसा काम है जिंदगी में, सर काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि जिसके ऊपर उम्मीद होती है इंसान को। अगर मैं मतलब एग्जांपल कोट कर चुका हूँ कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, समटाइम्स एज ए सेल्स पर्सन कई जगह से जो है ना वो बंदा बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाता है कि स्ट्राइकिंग एंड स्ट्राइकिंग एंड स्ट्राइकिंग, लेकिन लकीली आपके पास जो है ना वो कोई 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आपके पास एक ऐसी क्यूरी आ जाती है कि जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होती। तो ऐसी काफी सारी एग्जांपल्स है लाइफ के अंदर जो कि सर मेरे साथ तो पूरी हुई है, जिस पे होप भी होती है, लेकिन वो आप समटाइम्स उस होप को लूज कर चुके होते हैं, लेकिन अगेन वो आपको मोटिवेट बहुत करती है। मैंने उसके साथ फिर ये सीखा है कि वो आपको मोटिवेट बहुत करती हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर आपका प्रोसेस काम और जिंदगी का प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कंटिन्यूटी चलती जा रही है तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल रही होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कहीं पे डिप आता है तो आप अपनी मोटिवेशन खुद लूज कर रहे होते हैं। तो वो मैं तो इसको सर इस तरीके से आंसर करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू अरसलान जी। डॉक्टर अतर, अरसलान का सवाल था कि आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आप दूसरों को वो विशफुल थिंकिंग लग रही होती है, तो कैसे इस चीज को ओवरकम करें? देखिए इसमें किसी ने पिछली नशिस्त में मैंने एक बात कही थी कि द आइडियाज दैट आर नॉट एप्लीकेबल वो वर्थ नहीं होते जिनको हम एप्लीकेशन ना कर सके। मतलब इसमें अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार आज शाम को हमने चांद पे जाना है, तो वो ज़ाहिर है फिर वो एक नामुमकिन सी बात है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर वो हालत ख्वाब में शायद हुआ है चांद पे। वो शायद इसमें हुआ है, वो बात ठीक है। तो आइडियाज लेकिन जब भी आप कोई बात करते हैं तो वो थोड़ी सी टेंजिबल होनी चाहिए ना। मतलब ये तो नहीं जैसे मैंने आपको ये तो खैर से लाइटर मूवी मैंने कह दिया कि आप अब लाहौर बैठे हैं तो आप कहते हैं यार 1 घंटे बाद हमें कराची होना चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये मेरी कहने से ये मुराद है कि जो आपके ज़हन में ऐसा आइडिया आता है, जो आपके ज़हन में ऐसा गुमान आता है, थोड़ा सा टेंजिबल होना चाहिए और डेफिनेटली वो किसी के साथ आप डिस्कस करें। डिस्कस मीन पर्टिकुलरली कहते हैं जो भी आपने बिजनेस करना है उस फील्ड के लोगों के साथ आप अपना राब्ता जरूर रखें, क्योंकि वो जो आपको गाइडेंस वहां से मिलेगी वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। बाकी जो सेल के वाले से आपने बात की, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें मैं एक मुझे पुराना एक बड़ा जोक याद आ रहा है कि शुरू में, अब तो खैर वो इतना नहीं, ये आते थे कैसे बोलते हैं ये इंश्योरेंस करने वाले। ये मैंने जब हम स्टूडेंट लाइफ में ना तो हमारे 2-4 दोस्त ये वाला काम करते थे। यकीन जाने मैंने जितना टॉलरेंस इनके अंदर देखी थी ना, बाकी तो ठीक है कोई अपनी चीज बेचता है, किसी को पसंद आ गया वो ले लेता है, लेकिन इनको लोग बहुत ज्यादा टफ टाइम देते थे। अब का मुझे नहीं पता भी, लेकिन मैं जो आज से 15-20 साल पहले की बात करता हूँ, वो दिन में 10-10 दफा भी करने आते थे क्या यार हमारे से इंश्योरेंस करा लो, हमारे से इंश्योरेंस करा लो। तो ऐसे ही किसी बंदे का बड़ा मुश्किल वाकया कि वो किसी के पास इंश्योरेंस गया, वो उसने ना की 3 दफा 4 दफा, उसने उसको जोर से थप्पड़ मारा तो वो साथ ही वो नाला था उसके अंदर गिर गया। उन नाले से गिर के उठ के उसका फिर अपनी टाई की कहता हूं तो इंश्योरेंस करा लोगे ना। मतलब ये एक
कि उसकी टॉलरेंस है उस हवाले से, वो उतना करने के बावजूद भी वो बंदा जो है वो अपने काम के अंदर परसिस्टेंसी जो इसमें ये इसमें अरसान मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि आपका जो आइडिया हो, जो आपका गुमान हो, वो ऐसा हो कि जिसके ऊपर आदमी इंसान जो काम कर सके। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप वो जी डॉक्टर जी जी डॉक्टर जदून। आई थिंक ये अरसलान का बड़ा गुड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लली जो मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी जो है वो किसी भी आइडिया के पीछे उसका रैशनल होना और उसका लॉजिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक प्रोसेस ये है कि उस चीज़ को आप लॉजिकली डिस्कस करें, क्योंकि जब आप अपनी टीम के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्कस करते हैं तो फिर क्या होता है कि इनपुट्स आती है, एक होप होती है और फिर उसकी, जैसे कि आपने बोला कि एक गोल है, उसका पाथ है, फिर उसका बिलीव है, फिर उसके टेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो आपने विद इन द सर्कमस्टेंसेस आपने डिफाइन करने हैं। जनरली क्या होता है कि दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कि एक ये होता है कि आपको ट्रैक दे दिया जाता है और आपको गेम्स के रूल्स बता दिए जाते हैं कि दिस इज द गेम्स रूल, आपने इस एंड पे पहुंचना। अब क्या होता है कि वो आप अपनी मेहनत, अपनी अडॉप्टेबिलिटी, अपनी लर्निंग और अपनी डिटर्मिनेशन से वहां पहुंचे। एक तरीका उसका ये है कि जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के और उस टाइम को कम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर पीपल, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको बाउंस बैक मिलेगा। और उसमें आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप अडॉप्ट करें और आप फ्लेक्सिबल हो, कि आप किसी भी आइडिया के ऊपर जो है ना वो हार्डन ना हो जाए कि बस यही होना है। मेरी जाती राय है कि ये इस्लाम का बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और दिस इज अ सिचुएशन वी जनरली फेस। मैं एग्जांपल इसको अपने तौर पे देता हूँ कि जब हम लोग देखते थे कि यार हमें कोई कहता था ये ऐसे ही होना है, तो हम कहते थे ऐसे कैसे होना है, ठीक है, वो कहता था मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैं कहता था मेरी लाइफ आपकी लाइफ का मेरी लाइफ का तो नहीं है ना। लेकिन टाइम के साथ ये सीखा कि भाई कि उसने अगर जो अपना टाइम स्पेंड इन्वेस्ट करने के बाद जो चीज सीखी है, मुझे उससे जो मेरे लिए जो पॉजिटिव है वो मैं सीख के अपनी चीज कस्टमाइज करके आगे मूव करूं, रादर देन कि मैं उधर ही सारा अटका के बैठा रहूं कि यार इट इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि फिर उसमें ये होगा कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम उसी जगह पे मूव कर रहे होंगे और हम अपने आप को ये कह रहे होंगे कि हम तो कर रहे हैं लेकिन चीजें पास हो रही हैं। दैट्स माय जी जी बिल्कुल डॉक्टर जदून, मूविंग अराउंड द बुश इज यूजलेस। इसके ऊपर मैं सिर्फ ऐड अप ये करना चाहूंगा। सनान, आपने कहा कि आपकी इमेजिनेशन होती है और दूसरों को विजुअल थिंकिंग लगती है, तो आपकी इमेजिनेशन का मतलब है कि आपको उसका रास्ता भी पता है और आपको यकीन है कि ये हो जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि आप दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसे वो करके दिखा दें। जब आप करके दिखा देंगे तो वो दूसरा मान जाएगा कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है। सो अगर मेरा तजुर्बा है कि ऐसा नहीं हो सकता और आप मुझे वो करके दिखा देंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। सो इफ योर इमेजिनेशन इज कंसिडर्ड एज अ विशफुल थिंकिंग, you got to prove it with your practical results. Okay, no, it's not a wishful thinking, it's a real hope. Let's move on and let's ask अली एहतशाम है कोई हमारे साथ। तो अली, आप अगर हमें सुन सकते हैं अली एहतशाम, तो मेरा सवाल ये आपसे है कि कभी मायूसी का सामना हुआ और फिर आपने उसके रद्द-ए-अमल में क्या किया? जी अली, आपका माइक ओपन है। आई थिंक जी अली। मैं सर ये फिलहाल I think we have audio issue with Ali Ehtisham. Let's fix it up. So यही सवाल मैं उज़ैर की तरफ लेके जाता हूँ। उज़ैर अब्दुल्ला जी। क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कभी नाउमीदी का सामना करना पड़ा तो आपने कैसे उससे रद्द-ए-अमल आपका क्या रहा? नाउमीदी हो जाती है कई दफा बाज़ मकामात पे, जो बंदा बात हो जाता है पे चीज़ों को नहीं हासिल कर पाता तो नाउमीद हो जाता है इंसान। तो सबसे बेहतर ये है कि अपना बिलीफ जो आपने बात की तो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपका तो सबसे पहले वही होता है, अल्लाह ताला पे यकीन होता है और वो उस यकीन उस अगर आपका यकीन पक्का है तो फिर नाउमीदी खत्म हो जाती है। तो मेरा तो यही है कि बस सबसे ज्यादा हम अपने मुसलमान भी हैं वो नाउमीद नहीं होते,
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है जहाँ पे मायूस ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अपने बिलीफ पे, अल्लाह ताला के बिलीफ पे वो चीज़ें हो जाती हैं बाद में, बेशक ना मिले लेकिन उसका अल्टरनेट मिल जाता है। तो मेरा तो ये जवाब है। ऑलराइट, थैंक यू उज़ैर। डॉक्टर अतर, मैं एक चीज़ पे चाहूँगा आप कमेंट करें। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में मतलब एट आवर स्टेज जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, चाहे आप बिगिनर्स हैं या मिड करियर हैं, हम बहुत कम नहीं सोचते कि लाइफ में कहाँ-कहाँ हम नाउम्मीद हुए, क्यों नाउम्मीद हुए और उससे हमारी लर्निंग्स क्या थी। डू यू थिंक, मतलब उज़ैर ने अब जवाब दिया, लेकिन उज़ैर के जवाब में मिसाल नहीं थी। मुझे याद है एक नशिस्त में मैंने ये स्पेसिफिकली अर्ज़ किया था कि लाइफ में एग्जाम्पल्स होना बड़ी ज़रूरी हैं। सो डॉक्टर अतर। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में नाउम्मीद ना हो। देखो, बाज़ औक़ात इंसान जो है वो सोचता कुछ है तो लाइफ में वो पहुँच जाता है। डेफिनेटली वो आपकी बात है। मतलब मैं तो हँस के कभी-कभी कहता हूँ कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 99% जो बाय डिफ़ॉल्ट आए होते हैं, सारे डॉक्टर के चक्कर में गए होते हैं, उसके बाद इधर आए थे। लेकिन अगर उसके बाद इनको मूव करना, फिर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वी आर फार मच बेटर देन आवर कलीग्स हू हैड डन दिस एमबीबीएस। लेकिन शुरू के अंदर भी आती है ये नाउम्मीदी, आती है फ्रस्ट्रेशन बंदे के अंदर आती है। तो लाइफ के अंदर ये वाली बातें नॉर्मल है। ये देयर आर मेनी स्टेजेस इन लाइफ। आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक्चुअली, मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि हमें बैठ के अपनी लाइफ में वो एग्जांपल ज़हन में बना लेनी चाहिए कि फलां जगह नाउम्मीद हुए थे और फिर हम उस नाउम्मीदी से निकल आए थे। सो वी हैव टू बी कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग द डॉट ऑफ आवर पास्ट। माजी के जब ये नुक्ते जोड़ते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि वाकई नाउम्मीदी एक यूजलेस सी चीज है, क्योंकि वो चीजों से हम फिर बाहर निकल भी आते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये शायद उस तरह नहीं, लेकिन इसको मैं आपकी इस बात को, वो लिंकिंग डॉट थ्योरी, आप भी उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब आप अपने डॉट को डॉट के साथ मिलाते जाते हैं। मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में याद है कि मैं जब कभी यूज़ होता था, अल्लाह ताला करोड़ जन्नत नसीब करे, असलम भट्टी साहब हमारे टीचर होते थे। मेरी उनके साथ जो है वो ऐसा, जिस तरह हम आजकल मेंटोर बोलते हैं, वैसा नहीं था, लेकिन एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। मैं अपनी फैमिली के मैटर्स उनके साथ डिस्कस करता था, वो अपनी फैमिली के, हालांकि आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन इवन देन वो मेरे साथ फैमिली के मैटर्स जो है डिस्कस करते थे। तो जब कभी ऐसी नाउम्मीदी आती थी तो मैं उनसे जिक्र करता था। मतलब मुझे याद है कि मैंने जब प्राइवेट सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट की ज्वाइन की, तो वेटरनरी ऑफिसर लगा, तो मैं कई दफा मैंने शायद मैं घुटनों में सिर टेकत होता था कि यार, मैंने प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर एक नीट एंड क्लीन माहौल था, तो वेटरनरी ऑफिसर वो लगना, एक गाँव के अंदर जाके लगना जहाँ पर 4 पे भी कोई नहीं, कुर्सी भी जो है वो लकड़ी की बना के उन्होंने पत्थर लगाई, कि मैं वो उस चीज़ को ना अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं उनके पास आके रोया, लिटरली मैं उनके पास आके रोया। ये मेरी एक मायूसी की मिसाल थी। उन्होंने मुझे आज भी याद है, कहते आतर मेरी सुन गल, तू जड़ा ना गवर्नमेंट के काबल नहीं है, मेरी गल याद है, तू आप साफ सुथरा जा बंदा, तेन चाहिए अपना कॉलेज आता, उसको कॉलेज का नाम हो। मैंने आगे से कहा, मैं कहा सर मैं कॉलेज मेरी तो सीजीपीए घट रही है। उन्होंने मुझे आज भी कहते तो एमएससी बेस पे यार, एमएससी की मेरी 3.5 के प्लस माइनस, कहते तो उस बेस पे। तो मैं वो फ्रस्ट्रेशन को मेरी लाइफ के अंदर आई, उन्होंने जिस तरह उस चीज़ को कवर किया, तो मैं आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला वो मुझे ये रास्ता ना दिखाते, आज अली मैंने आपका खूबसूरत चेहरा मैंने कहाँ से दिखा। आप ये जरा नवाजियां हैं, इस तरह के मतलब आपकी मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे कायम रहती है। एनीवे, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। आई थिंक कि उन्हें हमारी आवाज आ रही होगी। तो मोहम्मद उस्मान, थैंक यू वेरी मच कि गाड़ी चलाते थे, आपने ज्वाइन किया है। आप किस उम्मीद को पूरा करने के लिए सफर से रवाना है? अपने से चलो। इनको गाड़ी पीछे से भी दिखाए। जी उस्मान साहब, सॉरी क्या? जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि आप किस उम्मीद को पूरा करने के लिए सफर पे रवाना हैं? वो आपने सर वो गाना नहीं सुना, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, है? हम तो वो इसी उम्मीद के साथ निकले हैं ना कि आप लोग सपोर्ट ये कर रहे हैं कि बैकएंड पे जो है हमने मार्केटिंग भी साथ साथ चलाई हुई है, चले वो भी साथ साथ काम जारी रखें। सही, तो आप अपनी प्रोडक्ट बेचने की उम्मीद पे हैं, तो आप हमारे साथ कोई शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आपकी कोई उम्मीद टूटी हो प्रोडक्ट सेलिंग के दौरान, तो फिर आपने उसको किस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया?
इसमें ऐसा ही सर कोई वैसे है तो नहीं कोई केस इस तरह का कि जिसकी उम्मीद ना की हो वो मिला ना हो, हैं? तो कायम ही इसी चीज पे है कि उम्मीद है तो ये कायम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कुछ सीन है कि कोई उम्मीद टूटी है। जबरदस्त। आप बाकी डॉक्टर अतर साहब अतर जानते से, हैं। जी आप डॉक्टर अतर या डॉक्टर जदून से कुछ सवाल करना चाहेंगे उम्मीद के हवाले से? जी बिल्कुल सर। मेरा सर जदून साहब से क्वेश्चन है कि ये उम्मीद जो है आया कि ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है या उम्मीद के बगैर जिया नहीं जा सकता? थैंक यू उस्मान। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अभी तक मिशन में और अपने कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो और उनकी कॉल पे इस वक्त मार्केट में हो, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रोज़े की हालत भी, कोविड की सिचुएशन भी है, फिर भी आप अपनी मेहनत जारी रखिए इस उम्मीद के साथ कि हम अच्छा अपनी इंडस्ट्री को सर्व कर सकें और अपने कस्टमर को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन कर सकें। जहाँ तक आपने बात की कि जो उम्मीद है उसका जीने के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा उसको पीछे खींचूंगा कि उम्मीद किन लोगों को आती है या कौन से लोग उम्मीद दे सकते हैं। वो लोग होते हैं जो सिंसियरली सोचते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि यार अपना ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, लेकिन ख्वाब वो होता है जो आप दूसरों के लिए देखते हैं। मेरा ख्वाब ये है कि यार मेरे साथ वाले लोग अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकते हैं या उनकी तरक्की के लिए अगर मैंने काम करना है तो मैं क्या चीजें ऐसी देखूं या क्या ऐसी उम्मीद उनको दूं कि वो मोटिवेट होकर वो काम कर सकें। तो दिस इज समथिंग आई थिंक ये एक इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा माहौल या ऐसा कल्चर आप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप तमाम लोग मिल के पॉजिटिव होप्स की तरफ जाते हैं या मिल के आप एक गोल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी जात के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी लानी होती है कि आप कर क्या रहे हैं, फिर उसको अलाइन करते हैं अपनी टीममेट्स के साथ, फिर उनको ये होप देते हैं कि इंशाल्लाह ये डूएबल है। फिर उसके अंदर क्या होता है जब बंदा होप की बात करता है या होप की बात करता है, जैसे सर ने भी बात की कि मिसाल देने से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद लीड बाय एग्जांपल करें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो जो आपको होप दे रहा है वो आप 12 घंटे काम करेगा तो तब आप उसके ऊपर ट्रस्ट या बिलीव करोगे। तो मेरा ख्याल है कि जीने के लिए बल्कि ग्रो करने के लिए होप का होना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है कि इस चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस है कि अगर होप है तो आपकी गोल्स भी हैं, आपकी अलाइनमेंट्स भी हैं, आपकी क्लैरिटी भी है, आपकी रिजल्ट्स भी। तो जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड होगे या जितना आप फोकस से काम करोगे उतनी आपकी होप्स क्लियर होंगी। दैट्स फ्रॉम माय साइड। सर अतर और हमजा कैन ऐड एनीथिंग? जी थैंक यू उस्मान आपके सवाल का। एक तो डॉक्टर अतर अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें ऐड कीजिए, और उसके साथ डॉक्टर एहसन सिद्दीकी हैं हमारे साथ, वो भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो। और बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट वन मोर थिंग, अभी डॉक्टर जदूर ने जिस तरह कहा कि यस हम होप्स जो हैं वो शेयर करते हैं, लेकिन बड़ी सेल्फिश लेवल की होप्स भी होती हैं, लेकिन वो सेल्फिश लेवल की होप्स के लिए भी पाथवे का होना बड़ा जरूरी है। मूविंग ऑन टू एंड डॉक्टर एहसन सिद्दीकी। हाँ जी, एहसन कर ले क्वेश्चन। सर वो ऑडियो से ज्वाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ सुन रहे हो। अच्छा चलें, देन वी कैन रिक्वेस्ट रेहान साहब के रेहान साहब प्लीज, रेहान अशरफ साहब प्लीज हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर। आज की नशिस्त के बारे में बड़ा एक इंफॉर्मेटिव सेशन था और एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हमने बचपन से अभी तक यही सुना है कि उम्मीद जो है ना वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो और उसको हमने इवन एक्सपीरियंस भी किया है कि आपके पास उम्मीद है, होप है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने एक जो है ना वो एक लाइन ये पढ़ी थी कि रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। इस हवाले से सर आप क्या जो कहना चाहेंगे कि ये इस पे सर आप काइंडली कमेंट करेंगे प्लीज। ये मैं अच्छा चलो मैं बात की है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं उम्मीद रखूं उसके बाद वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, दिस इज नॉट द केस। उम्मीद के साथ आपने मेहनत के पहलू को भी आपने अपने सामने रखना है। उसके बगैर तो नहीं है कि आप कहेंगे कि जी मैं
मतलब मैं घर में बैठ जाऊँ और मेरे मुंह में अल्लाह ताला नवाला डालेगा, लेकिन उसका कोई ना कोई सबब भी तो आपने बनना है ना। उम्मीद को ज़हन में रखते हुए आपने वो ज़राए तलाश करने हैं, वो सबब आपने तलाश करने हैं जो आपको उम्मीद की तरफ लेके जाएं। अब देखें ना, आपने छत पे चढ़ना है, लेकिन आप ज़मीन पे बैठे यही सोच रहे हैं कि मैंने छत पे जाना है, मैंने छत पे जाना है, लेकिन आप सीढ़ी का इस्तेमाल ना करें या कोई और सोर्सेज ना इस्तेमाल करें। तो उम्मीद के साथ रिसोर्सेज का होना ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, और इसमें जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर करते हैं उसमें मेहनत भी आ सकती है, ठीक है, किसी हद तक लोगों की लक भी होती है, हम इसको भी बिल्कुल रद्द नहीं करते भी, लेकिन 80-90% जो आपकी अचीवमेंट है वो आपकी उम्मीद जो है वो आपकी मेहनत के जरिए आप तक पहुंचती है। Great. जैसे आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक आपकी जो विजुअल होप्स होती हैं वो आपने प्रैक्टिकली अप्लाइड की तरफ कैसे लेके आना है। तो मैं ज़ाती तौर पे जो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि ये अगेन इंसान का गुमान है और उसकी सोच है कि वो जैसे जैसे सोचता है वैसे वैसे लाइफ में होता है। लेकिन आपने लाइफ के अंदर आपके जो है वो कैटेगरीज ऑफ होप्स होती हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ निजी तो अपनी पर्सनल लाइफ की होती हैं और कुछ आपकी ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनली आपने सेट करनी है। मैं समझता हूँ लाइफ एक प्रोसेस है और हर बंदे को ना उस प्रोसेस को समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं होपफुल होके अचीव कर सकता हूँ। लेकिन होपफुल और विशफुल होने में दो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि होप्स में ये होता है कि जिसके लिए आपने वॉक करके या उसके पीछे आपने मेहनत करके उस तक जाना होता है। विशफुल है कि कोई भी बंदा कह सकता है, जैसे हम छोटे होते हैं तो आप अपने बेटे से पूछो आप क्या बनोगे, कभी वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी कहता है मैं पायलट बनूंगा, कभी कहता है मैं फौजी बनूंगा। ये उसकी विशफुल होप्स है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि बंदा अपना अपना ट्रैक, क्योंकि सबसे पहले जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था नो योरसेल्फ, हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटीज का और अपनी क्वालिटीज का पता होता है। क्योंकि अगर मुझे अपनी क्वालिटीज या अपनी शॉर्टफॉल्स का नहीं पता तो मैं किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए कोई बेहतर चीज तलाश करेगा या मेरे लिए कोई नई चीज बनाएगा। तो बेहतर है कि पहले मैं अपना एनालिसिस करूं कि मेरा क्रेडल कहाँ पे फॉल करता है और उस क्रेडल को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स आगे जाना। तो एक होप वो हो गई कि अपनी जात को बेहतर करने के लिए मुझे क्या एड ऑन करने, और सेकंड चीज ये है कि कौन सी ऐसी चीजें जो कि विशफुल हो सकती हैं जिनको मैं अचीव कर सकता हूं लेकिन उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। तो क्या मैं प्रिपेयर हूं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक्स्ट्रा माइल की तरफ जाने। तो दिस इज समथिंग अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योरसेल्फ एंड योर अचीवमेंट्स। तो आपने खुद ये ट्रेड ऑफ करना है कि यार मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी मेरी होप है और कौन सी मेरी विश है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स डिपेंड जो है ना परफेक्टली ऑन यू कि आपने डिसाइड करना है कि मेरी होप और विशफुल लिस्ट के अंदर मैंने कैसे कंबैट करना। हमजा का म्यूट कर देते हैं, मैं खुद कर लिया करूंगा वैसा म्यूट, आप ना अपने आप को जहमत दिया करें। आप थोड़ा सा शोर कर सकते हैं। जी मैं खुद म्यूट कर लूंगा। ऑलराइट, सो वो क्या कहते हैं, ये अभी जो रेहान ने कहा इसमें हमें एक बात ये रियलाइज करनी चाहिए, वो जब कहते हैं ना उम्मीदों पे ना जियो, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि यू लुक एट स्काई बट स्टे ऑन ग्राउंड। हम ये जो जिंदगी जी रहे हैं ना, जो जिसे हम ये दुनिया की जिंदगी कहते हैं, जिसमें हम जिस्म जुस्से के साथ मौजूद हैं, इसके बारे में बड़ी बड़ी खूबसूरत जुमला है कि ये असबाब की दुनिया है। ये मुमकिन है कि छोटा सा सबब हो और बड़ा सा कारनामा हो जाए, लेकिन असबाब की दुनिया का मतलब है कि सबब का होना जरूरी है, वो शर्त है इस दुनिया में। ये जो रेल्म है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, रेल्म्स का अगर आपको मुतालिया कोई करना चाहे तो जरूर करे, REALMS, रेल्म्स। रेल्म्स एक अलग डायमेंशन ऑफ स्टडी है जिसमें हम कहते हैं कि एक हमारा रेल्म है, एक स्पिरिचुअल रेल्म है, एक फरिश्तों का रेल्म है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जिस रेल्म में हम रह रहे हैं ना, ये असबाब की दुनिया है और सबब का होना जरूरी है। देयरफॉर जब आपको कहा था ना उम्मीदों पर जिंदगी ना गुजारें, इसका मतलब ये है कि असबाब की गैर मौजूदगी पे ये यकीन ना रखें कि काम हो जाएगा। और इसीलिए वो जो 3 tenets हैं, दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस ऑल goal, pathway and the belief on walking on that pathway. Anyways, अगर कोई और सवाल करना चाहेगा तो please you can raise your hand, or otherwise it is over to Dr. Jadoon to get to the closing side.
Okay, I guess we have a great discussion and participation, and it was a interactive session today. तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने सुनने और देखने वाले लोगों ने आज जो कोई भी टेक होम मैसेज ली हो वो अपने पास नोट कर लें। और मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें मैंने जो सीखी हैं उनमें से जो चंद चीज़ें जो इम्पोर्टेंट, जैसे सर अतर ने बोला कि हम तमाम लोग अपना अपना एक डायरी बना लें और अपने वो वीक पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें कि कैसे मैं उन वीक्स को अपॉर्चुनिटीज में, ये कैसे उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, ये जो लोग सुन रहे हैं, जो मैं बाद में भी देखेंगे, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये नशिस्त जितनी प्रैक्टिकल हो, जितना इसके अंदर से हम चीज़ें जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकें जो कि हमारे यंगस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हों या हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हों, तो तब हमारा ये जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। साथ ही साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनको दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रंट लाइन पे आएँ, आप हमारे फ्रंट लाइन हीरो हैं, आप आके हमें चैलेंज करें, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को चैलेंज करें, क्योंकि जितने आप टफ क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रिपरेशन हम ज्यादा करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा आज जो निशिस्त का सेशन है ये आपके सवालों के ऊपर मुनसर है। जितने टफ क्वेश्चंस आएंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन करके आएंगे हम, उतनी अच्छी नॉलेज के साथ आपके पास आएंगे। और एंड पॉइंट यहाँ पे यही है कि नाउमीद ना हो। अगर आपका गोल वेल डिफाइन है, आपके पाथवेज आपके पास क्लियर हैं, तो आप इस चीज़ पे साकिन यकीन रखें और इस चीज़ पे बिलीफ रखें और इस चीज़ पे पुरुमीद रहें कि आपको अल्लाह ताला आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे एडजस्ट करेंगे जहाँ पे आप चाहते हो। तो सबसे पहली इस चीज़ के लिए जो मैं इस आज के सेशन की नशिस्त की क्लोजिंग करूँगा कि सबसे पहले अपना गुमान बड़ा रखें, अपनी सोच बड़ी रखें, फिर उस चीज़ पे यकीन रखें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि अप्लाइड हैं, जो टेंजिबल हैं, इनके सबब्स हैं, इनके असबाब हैं और इनको मैं हासिल कर सकता हूँ। विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल। मैं स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा का और अपने तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत मशकूर हूँ। आप हमें दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा ज्वाइन करिएगा, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जीज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ। Love you all.